तो क्या मोदी की सत्ता ने इस देश के भीतर की इकोनॉमी के सच को छुपाया हुआ है? आरबीआई ने अपने तौर पर नोट छापे, कर्ज दे दिया, कर्ज बढ़ता चला गया और स्थिति इस देश के भीतर में यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर यानी भारत के ऊपर अगर 155 करोड़ रुपए का कर्ज है, अगर 155 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो इस देश के तमाम राज्यों के ऊपर जो कर्ज है वह भी 75 लाख करोड़ का है। 75 लाख करोड़ का है। यह देश तकरीबन 225 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। समूची इकोनॉमी में मोदी सत्ता का मंत्र एक ही है, देश की अर्थव्यवस्था 2024 के चुनाव पर कोई असर नहीं डालनी चाहिए। नौकरशाहों को साफ तौर पर हिदायत है कि आप ऐसी किसी पॉलिसी डिसीजन में ना जाइए जिसके बाद मुश्किल हो जाए कि दरअसल सरकार कर क्या रही है, कोई इकोनॉमी की दिशा में देखे ही नहीं। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कितना घाटा उसमें हो रहा है, आरबीआई को कितना नोट छापना पड़ता है, राज्य दर राज्य कर्ज में क्यों डूबे हुए हैं, महंगाई पर नकेल कसी जाए या ना कसी जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $90 प्रति बैरल जिस दिन पार कर गई उसका असर भारत के लोगों पर क्या होगा। देश की अर्थव्यवस्था का कौन सा सच मोदी सत्ता 2024 तक छुपा रही है या वो छुपाएगी ही, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वह कोई कमजोरी इस दौर में उभारना चाहती नहीं है। मसलन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके जरिए बहुत साफ तौर पर कहा गया कि इस देश में 150 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा लेट नहीं बल्कि हद से ज्यादा उनका खर्चा बढ़ गया है। तो 388 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिस पर खर्चा बढ़ते बढ़ते 4,65,556 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। 2024 के बाद यह खर्चा और कितना बढ़ेगा, अगर आप एवरेज निकालते हैं तो यह तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका होगा। परफॉर्मेंस ना हो पा रहा हो तो फिर ऐसे में खर्चा बढ़ते चला जाएगा और कुल मिला के 1,646 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इस दायरे में खड़े हैं। सिर्फ 388 का कॉस्ट 6 लाख तक पहुंचने का जिक्र हमने किया। उसके बाद 809 प्रोजेक्ट जिसकी जानकारी सरकार के पास अभी नहीं है कि इसमें कितना विलंब होते हुए और कितना कॉस्ट बढ़ेगा। और 345 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं कि ऐलान हो गए लेकिन उनकी स्थिति क्या है, शुरू भी हुए या नहीं हुए, यह भी एक मुश्किल हालात है। जब सरकार ने प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो उस लिहाज से इस प्रोजेक्ट की कीमत कुल मिला के लगभग 19.5 लाख करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लेट हुआ, फिर कुछ और लेट हुआ, फिर कुछ और लेट हुआ और आज की तारीख में यह कीमत बढ़कर 28,58,394 करोड़ है, यानी सीधे सीधे 4,65,000 करोड़ रुपए बढ़ चुके हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट पे अभी तक 15,21,000 करोड़ रुपया दिया गया तो वह पैसा भी अटका हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट पूरे तो हुए नहीं है। तो पहला मंत्र क्या है, इस देश के भीतर में 2024 तक किसी भी नए प्रोजेक्ट को सरकार लागू कर दे, यह मुश्किल सवाल, और जो पहले से चली आ रही थी उन प्रोजेक्ट को पूरा कर दे, यह भी मुश्किल सवाल। तो 2024 के चुनाव तक सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे आप तक यह जानकारी पहुंचे कि यह प्रोजेक्ट लंबित है। तो इस दायरे में सरकार का पूरा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो था वो अटक गया। आईडीबीआई बैंक हम बेच नहीं पाएंगे और लगभग 15,000 करोड़ की जो कमाई होनी थी वह हो नहीं पाएगी इस फाइनेंशियल ईयर के भीतर। सरकार ने किया भी यही, आरबीआई के जरिए तकरीबन 87,416 करोड़ रुपए ले लिए और इस देश के जो इस राज्यों के जो बैंक हैं, जो एक लिहाज से पब्लिकली ट्रेडेड बैंक हैं स्टेट लेवल पे, उससे लगभग 13,800 करोड़ रुपए वह भी ले लिए। क्या सरकार ऐसी चलती है जिसमें यहां से नहीं तो वहां से पैसा लिया जाए, यहां फेल हो गए तो वहां पर कुछ लाभ हो रहा है तो वहां से उठा ली जाए चीजें। तीसरा मंत्र, जिस भी चीज से लाभ हो उस दिशा में इस राष्ट्र हित के तहत उसी अनुकूल पॉलिसी बना लीजिए। युद्ध से लाभ हो सकता है तो उसके अनुकूल खड़े हो जाइए और शायद इसीलिए दुनिया भर से जितना तेल हम लोग नहीं ले पाते हैं उतना तेल रशिया से अकेले ले रहे हैं। इसीलिए उस लकीर में जो डिसइन्वेस्टमेंट की लकीर थी उसमें सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी तो जिक्र था, सरकार को उसको स्क्रैप करना पड़ा क्योंकि खरीदार नहीं मिल रहा है। पवन हंस याद कीजिए, बिक गया था लेकिन फिर उसको स्क्रैप करना पड़ा और होते होते स्थिति यह आ गई, जब आप इसके आगे निकलिएगा तो मामला शेयर बाजार तक पहुंचा और एलआईसी अपने तौर पर वहां जब उसकी अपनी वैल्यू कम होती नजर आई तो अगला सवाल यह भी आया और चौथा मंत्र यह था कि एक फायदे वाली कंपनी का पैसा निकालिए और दूसरी कंपनी जो घाटे में चल रही है उसके जोड़ दीजिए उसको। जैसे हम लोगों ने बैंक के मर्जर को देखा, घाटे में चल रहे बैंक लाभ में कैसे आ गए। तो ये जो चौथा और पांचवा मंत्र है, ये सरकार अपने आप की इकोनॉमी को बेहतर दिखाने की दिशा में काम करती है और अपने ही किसी एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू को लाभ पहुंचाना, और इसी को मान लिया जाता है कि देखिए कमाई हो रही है।
और देखिए कोई घाटे में नहीं है। छठा मंत्र क्या है? छठा मंत्र बहुत साफ है कि घाटे में और सवाल उठते हुए जनता के भीतर जब सरकार के ही किसी संस्थान को लेकर उठे और उसमें जनता का पैसा लगा हुआ हो, तो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहिए ये लाभ में है। और शायद इसीलिए बैंक लाभ में है, एलआईसी लाभ में है। इसका खुल्लम खुल्ला ऐलान प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से किया, लेकिन यह इलेक्शन तक रेड कारपेट के भीतर रहेगा। उसके बाद कौन सी परिस्थिति निकलेगी कोई नहीं जानता है। सातवां मंत्र दरअसल इस देश के भीतर में फाइनेंशियल कमीशन को लेकर भी आपके स्टेट को 42% देने का जिक्र था, वह इस दौर में लड़खड़ाया हुआ है। राज्यों की स्थिति नाजुक हो चली है, राज्य कर्ज में डूबे हुए। और इसके समानांतर यह भी समझिए कि जब इस वित्तीय आयोग की रिपोर्ट थी तब वित्तीय घाटा 4.5% दर्शाया गया था, लेकिन आज की तारीख में यह 5.9% है। वक्त में राज्य दर राज्य परखते चले जाइएगा तो सेंटर ने पैसा दिया नहीं। सेंटर ने कहा आरबीआई के पास चले जाइए, आरबीआई ने अपने तौर पर नोट छापे, कर्ज दे दिया, कर्ज बढ़ता चला गया। और स्थिति इस देश के भीतर में यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर यानी भारत के ऊपर अगर 155 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो इस देश के तमाम राज्यों के ऊपर जो कर्ज है वह भी 75 लाख करोड़ का है। यानी यह देश तकरीबन 225 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन राज्य दर राज्य परिस्थिति को समझने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति कहां कहां नाजुक है महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण है क्या किसी राज्य ने जो कर्ज था उसे कभी भी कम किया या नहीं किया। आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जिसने अपने कर्ज को कम किया है, मात्र राज्य उड़ीसा है। तो क्या इस परिस्थिति के भीतर में हम टमाटर प्याज में खो गए थे क्या? नौकरियां नहीं मिल रही है इस परिस्थिति में आकर फंस गए थे क्या? लेकिन जब आपके पास नॉन टैक्स पैसा कहां से आए इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो टैक्स का बोझ बढ़ते चला जाएगा। लेकिन राहत और रियायत राजनीतिक तौर पर चुनाव तक तो देंगे। लेकिन मुश्किल और आगे की है। मुश्किल उन सामान्य लोगों की है जो कि 2 जून की रोटी के इर्द गिर्द चीजें टटोलते और जिंदगी को जीते हैं। 6% बारिश कम हुई, सरकार खुद बता रही है कि खरीफ की फसल पर असर तो पड़ेगा। ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि पहली बार सरकार यह बताने से नहीं चक रही है कि मुश्किल हालात अनाज, सब्जी, खाद्यान्न को लेकर तो है। खबरदार जो बाहर भेजा इस देश को पहले पूरा करो, और 24 तक तो हम अपने कोई नियम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दाल और तिलहन बाहर से मंगा सकते हैं, क्योंकि यहां जितना उत्पादन हुआ है उस उत्पादन के हिसाब से जो खपत है वो ज्यादा की है, तो कीमत उसकी बढ़े उससे पहले बाहर से मंगा लीजिए। हम आपको राहत और रियायत के साथ मंगाने देंगे। लेकिन टमाटर के बाद प्याज की कीमत ना बढ़े तो हम इस देश के भीतर में एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% तक बढ़ा रहे हैं, जिससे कहीं आप बाहर एक्सपोर्ट ना कर सकें। तो हर चीज एक दूसरे से जब इंटरलिंक होकर चल रही है, तो पहली बार सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर का सच उभरे नहीं, और अगर उभरे तो 2024 के बाद 2-2 हाथ कर लेंगे, क्योंकि तब जनता ने 5 साल के लिए चुन लिया होगा। तो मस्त रहिए या ना रहिए, लेकिन एक क्षण के लिए सोच लीजिए, यह सारी मशक्कत, सारी कवायद अर्थव्यवस्था की हकीकत को छुपाने की 2024 के चुनावी जीत पर ठप्पा लगाने के लिए खड़ी की गई है। अन्यथा क्या कुछ सामने आएगा यह सिर्फ आज आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।